Okay, so we have already seen gratuity, then commuted pension. This everything is done. Question number 1 is done. Question number 3 is also completed. This notes is already forwarded to you with your Google Classroom. So you will find it. The whole question and its solution is there. Okay, 6.3, then we took 6.5 also, we have already completed. So now we will be starting with the illustration number 6.6. I will see if I can zoom it. Screen, page, orientation, and screen. Okay, now it is visible. Okay. So this person is a government employee. Mr. Ajay, who was working as Commissioner of Labor, retired on 31st December 2019. Following are the particulars of his income relating to the year ending on 31st March 2020. He is receiving salary of 9,000 per month. Okay, he got retired on 31st December 2019. तो तुमको 2020 होगा अगर रिटायरमेंट डेट होगा तो, बिकॉज ये डेट्स में जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 1920 के हिसाब से दिया हुआ ही, जबकि आपको 2021 के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए. तो ये 1 साल पहले का क्वेश्चन है. देख सकते हो असेसमेंट ईयर नीचे 2021 है, बट आपके लिए एप्लीकेबल क्या है 21-22. ठीक है, तो डेट्स को लेके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. तो हम लोग 1920 के हिसाब से जा रहे हैं. सेम क्वेश्चन आपको 2021 के लिए भी आएगा, बस ईयर चेंज हो जाएगा. 19 की जगह पे 20, 20 की जगह पे 21. अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा. ठीक है, ओके. फिलहाल हम लोग 1920 के हिसाब से देखते हैं. और द पर्सन इज रिटायर्ड ऑन 31st December. ओके, द पर्सन इज रिटायर्ड ऑन 31st December 2019. ओके, सैलरी और अलाउंसेस उसको कब तक के मिलेंगे? सैलरी एंड अलाउंसेस उसको कब तक मिलेंगे? कौन सी डेट तक के उसको सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे? बोलो. बोलो गाइस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? अगर कोई रिटायर्ड हो जाता है 31st December को, ठीक है, तो उसको उसकी सैलरी या उसके अलाउंसेस कौन सी डेट तक के मिलेंगे? 31st December तक के 31st December तक ही मिलेंगे उसको. करेक्ट. और उसके बाद उसको क्या मिलेगा? मतलब आफ्टर रिटायरमेंट उसको क्या मिल सकता है? आफ्टर रिटायरमेंट इज एलिजिबल फॉर पेंशन. हाँ, पेंशन. करेक्ट. उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा. ऐसा पेंशन जो मंथली मिलता है, ऐसे पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन. ठीक है, ऐसा पेंशन जो मंथली मिलता है उसको क्या बोला जाता है? अनकम्यूटेड पेंशन. एंड जो वन टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है, इफ यू डिसाइडेड दैट आई डू नॉट वांट टू रिसीव इट मंथली बेसिस, आई वांट इट एट वंस, अगर आपको एक साथ चाहिए, ठीक है, एट दैट टाइम आप क्या करेंगे? उसको कम्यूट करेंगे. दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन. ठीक है. अनकम्यूटेड मतलब आपने उसको कम्यूट नहीं किया है और अब वो मंथली आपको मिलता जाएगा. ठीक है. सो अगर कोई क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट वाला आता है सैलरी में, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है. ठीक है, क्या ध्यान देना है आपको? कि अप टू रिटायरमेंट डेट उसको सैलरी अलाउंसेस सब मिल सकता है. ठीक है, बट उसको आफ्टर रिटायरमेंट क्या स्टार्ट हो जाएगा? पेंशन स्टार्ट हो जाएगा. उस पेंशन को अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं. तो ये बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं. क्योंकि सैलरी रिसीव्ड है, अगर 9,000 इंटू 12 कर दिया आपने तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, 9,000 इंटू 9 होना चाहिए. सर 9 क्यों है? बिकॉज अप्रैल से लेके दिसंबर तक के आपको काउंट करना है उसकी सैलरी को. सेम गोज टू एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस में से कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते,
तो आगे की इंफॉर्मेशन आपको देखना नहीं है, सिर्फ 1000 एंटरटेनमेंट अलाउंस है इंटू 9 करके छोड़ देना है, ठीक है। उसको ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जनवरी 2020 ही रिसीव्ड ग्रेचुटी अमाउंटेड टू रुपीज 85,000, ठीक है। ग्रेचुटी के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ग्रेचुटी इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब होता है अप्रिशिएट, ठीक है। सो व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग समवन, ठीक है, विद द इयर्स ऑफ सर्विस दैट दैट पर्सन हैज गिवन टू यू, ठीक है, इतने सालों की सर्विसेज उसने आपको दिया है एंड यू आर थैंकफुल, ठीक है, उसके लिए आप जब उसको कुछ पैसे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी, ठीक है। तो 85,000 की ग्रेचुटी इसको मिलेगी। ग्रेचुटी के दो केसेस होते हैं, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इफ इट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। इफ इट इज नॉट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसकी दो बातें हो जाती है, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट के थ्रू कवर होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के टाइम के केस में ग्रेचुटी हो या फिर कम्यूटेड पेंशन हो, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, चाहे वो ग्रेचुटी हो चाहे वो कम्यूटेड पेंशन हो। एंड मैं वंस अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अनकम्यूटेड पेंशन हर किसी के केस में टैक्सेबल होता है। ये अगर इस सेमिस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहा, ठीक है, तो आप बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उस पर दिया होता है अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख के ही उसको एग्जाम कर दोगे, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। मंथली पेंशन जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है, चाहे कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो ग्रेचुटी इसको मिला है 85,000, ये पूरा एग्जेम्प्ट है बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और जो कम्यूटेड पेंशन देख रहे हो आप, ही रिसीव्ड 1,25,000 द वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन ऑन 12th जनवरी, ठीक है, ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। एनी डाउट हियर, कोई डाउट है? और उसको अनकम्यूटेड पेंशन कहाँ से मिलेगा? उसको अनकम्यूटेड पेंशन, वैसे तो डेट वहां से आप देख सकते हो लिखा हुआ है, ही रिसीव्स अनकम्यूटेड पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी। तो हम लोग को भी पता है कि 1st जनवरी से उसको क्या मिलेगा, अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा, विच बिकम्स ड्यू ऑन एवरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और जो कि उसको लास्ट डे तक के उसको मिल ही जाता है, एट द रेट ऑफ 3,800 पर मंथ। तो उसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा 3,800 जनवरी फरवरी एंड मार्च, मतलब कितने महीने का मिलेगा उसको, 3 मंथ्स का उसको पेंशन मिलेगा, 9 मंथ की उसको सैलरी मिलेगी, हो गया ना 12 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है रिटायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन की। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो खत्म, फिर कोई कैलकुलेशन नहीं होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में या तो पूरा एग्जाम्प्ट है या तो पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। ओके, ही रिसीव्ड अरियर्स ऑफ सैलरी पूरा टैक्सेबल होता है। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस, तो ये कौन से एक्सपेंसेस है, हम लोग को कोई एक्सपेंसेस माइनस करना यहाँ पे अलाउड है नहीं, तो हम लोग कोई एक्सपेंसेस के लिए देखेंगे नहीं। सैलरी में से सिर्फ 3 डिडक्शन अलाउड है, ठीक है, एक तो पीएफ की है, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन की है, ठीक है, तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस है, हम लोग उसका भी कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो आई विल टेक एन एक्सेल शीट नाउ, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। उससे पहले इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? क्या हो, थोड़ा जूम करते हैं। अब this is amount and this is also amount,
सो इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। ओके, so first of all we will start with basic salary, क्योंकि ये रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना वो रिटायर हो गया है 31 दिसंबर को, इसलिए जो सैलरी रिसीव्ड है वो 9000 इंटू 9 करेंगे आप, रिटायरमेंट डेट तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। 9000 इंटू 9, that means it is equal to 9000 into 9, that is 81000. Same goes to entertainment allowance. कोई भी अलाउंसेस, कोई भी सैलरी उसको 9 मंथ्स के लिए ही मिलेगी। तो पहले तो यहाँ पर समझना था। So it is going to be 1000 into 9, that is 9000. Okay, then comes gratuity. Gratuity is 85,000, which is fully exempt. क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, so I will write it here. Means the whole amount of 85,000 is exempt. How much will be taxable? Nil. ठीक है। Then comes commuted pension. Commuted pension का मतलब क्या होता है? Commuted pension means lump sum. ठीक है, ओके। कितना है? 1,25,000। लेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय। So the whole amount of 1,25,000 will be exempt. That means taxable portion is nil in case of commuted pension of government employee. Then we have uncommuted pension. No? So I'll write uncommuted pension. Uncommuted pension, whether it is received by a government employee or it is received by non-government employee, it is always taxable. ये जो होता है इसको मंथली पेंशन बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। कितना है आपका पेंशन? पेंशन इज 3,800 इंटू 3, रिटायरमेंट डेट के बाद आपको मिलेगा। इसका कैलकुलेशन जो है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। हो नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन। 3,800 इंटू 3, ठीक है, दैट इज अबाउट अनकम्यूटेड पेंशन। आर वी डन? नो, अरियर्स ऑफ सैलरी भी दिया है, so it is always taxable. Arrears of salary is 13,600. Okay, then we have nothing, expenses वगैरह तो कोई इनकम होता नहीं है,
और एक्सपेंसेस माइनस करना कहीं से अलाउड भी नहीं है, ठीक है। सो वी विल ऐड देम अप. So if you look at the answer, you will get total as 1,15,000. That is called gross salary. ठीक है, that is called gross salary. या फिर आप बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी. अदरवाइज आप वो ऊपर वाली बेसिक सैलरी के साथ में क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं. इसीलिए ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी. ये ग्रॉस है मतलब कुछ तो लेस भी होना है. जो लेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिडक्शन. ऑलमोस्ट कॉमन होती है हमेशा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होती है. कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन किसी भी एम्प्लॉय के लिए कितनी है? 50,000. ठीक है. देन वी हैव डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स. है क्या क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स? कहीं पे मुझे तो नहीं दिखा. ठीक है, इट इज नॉट देयर, so I will write it as nil. Deduction on account of professional tax is only available on payment basis. तो आपने अगर प्रोफेशन टैक्स पे किया है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो याद रखना है वो चीज. दिस इज योर ग्रॉस सैलरी. डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 या ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस. तो 50,000 इज लोअर है ना, तो मैंने 50,000 ले लिया है. मैक्सिमम 50,000 ही है, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते. ओके. उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस लेने के लिए आपको, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसीलिए आ रहा है, अदरवाइज वो भी नहीं आता. अदरवाइज आपको दो ही डिडक्शन मिलती है. एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है और दूसरा आपका प्रोफेशन टैक्स है. ये दोनों ही मिलती है. सो फॉर दिस आई विल बी मेकिंग वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन. ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन. मैक्सिमम कितना है एंटरटेनमेंट अलाउड? इट इज 5,000. ठीक है. नेक्स्ट, एक्चुअल कितना है जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो लेना है आपको. यहाँ दिया होगा ना ऊपर, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने कैलकुलेट किया था. सो इट इज ऊपर भी नहीं जा रहा. एंटरटेनमेंट अलाउंस इज 9,000. तो यहाँ पे लिया 9,000. क्वेश्चन से देख के लेना है जितना है. ओके. और 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी या फिर बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 5. ठीक है. सो 81,000 आपकी बेसिक सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे आप. ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? 81,000 है. और 81,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 81,000 डिवाइड बाय 5 इज 16,200. ठीक है. सो इट इज 81,000 डिवाइड बाय 5, that is equal to 16,200. ठीक है. सो एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये दो तो आपको रेडीली मिल जाएगा. मैक्सिमम हमेशा 5,000 रहता है, तो आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं. इट इज ऑलवेज 5,000 मैक्सिमम. एक्चुअल आपको क्वेश्चन से देखना पड़ेगा कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस है, और बेसिक सैलरी को डिवाइड बाय 5 करना है. तो बेसिक सैलरी 81,000 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना होगा? 16,500. सो व्हाट इज लोअर? इन तीनों में से जो लोअर रहेगा वो आपको अलाउड रहेगा. लोअर मीन्स आइदर इट इज, अरे सिलेक्ट भी नहीं हो रहा.
either it is 5,000 or it is 9,000 or it is 16,500. Either actual 9,000, maximum 5,000, or salary divided by 5, that is 16,500. What is lower? तीनों में से lower क्या है? बोलो, तीनों में से लोअर क्या है? ओके, आई गॉट आंसर इन द चैट बॉक्स 5,000. ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, बट तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, मतलब कहीं और ही ध्यान होता है तुम लोग का पूरा टाइम. सो लोअर इज 5,000. Hence, allowed deduction is 5,000. ठीक है. ओके, सो यहाँ पर हमने ले लिया डिडक्शन भी. नाउ टोटल डिडक्शन कर लो. 50,000 प्लस 5,000, 55,000 हो गया डिडक्शन का अमाउंट. नेट इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है. So gross was 1,15,000 less deduction 55,000. The net income from salary is 60,500. Okay, this is over. This is question number 6 और इसका solution आप देखेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा. ये तो solution complete है. ठीक है, 60,000 आंसर आया ना. यस, ठीक है. ये सॉल्यूशन उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा. ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ में शेयर किया है वही है. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, प्लीज आस्क. Okay, so we will move further now. Okay, जिसने भी नाम चेंज नहीं किया हुआ है, क्या है ये? आरती, धनुश्री, हाजरा, ओप्पो A71 जो है ना, वो अपना नाम चेंज कर दो, बिकॉज अटेंडेंस के टाइम पे मुझे कैसे समझ में आएगा कि क्या नाम है. सो यू क्लिक ऑन योर नेम एंड चेंज योर नेम. ठीक है, अदरवाइज अटेंडेंस के टाइम पे समझेगा नहीं कौन है वो. ओके, नाउ कम्स दिस ग्रेचुइटी. इसको थोड़ा जूम करते हैं, इट विल बी इलस्ट्रेशन नंबर 6.8, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड उसका ग्रेचुइटी. ठीक है. Mr. Manthan is not covered by Payment of Gratuity Act, retires on 28 February 2021 after serving the employer company for a period of 18 years and 10 months. Okay, so now you will be learning about gratuity for non-government employee
and you must have understood that a gratuity for government employee is fully exempt. Gratuity for government employee is fully exempt, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसके दो केसेस होते हैं. कौन से दो केसेस हो सकते हैं? आइदर द पर्सन इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस कि अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होगा तो आपको क्या करना है. तो आप ऊपर जाएंगे तो इसके लिए आपको नोट्स मिल जाएगा. यहाँ पे दो चीजें होती हैं, देखो यहाँ पर है, इफ द पर्सन इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, देखो ये वाला है, इफ द पर्सन इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट तो आपको क्या मिलेगा? एग्जाम कितना होगा? नोटिफाइड लिमिट, दैट इज 10 lakhs. फिर उसके बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी का 15 डिवाइड बाय 26, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस राउंड अप कर सकते हैं. अगर वो क्या है? कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है. तो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो मैक्सिमम 10 लाख, सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स. और कंप्लीटेड ईयर्स अगर 7 मंथ से ज्यादा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? राउंड अप भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्चुअल रिसीव. अगर आप देखेंगे तो या तो वो कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होगा, नहीं तो नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट होगा. दोनों ही केसेस में सारी चीजें सेम है. सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो एवरेज 10 मंथ्स की सैलरी लेना होता है, 15 डिवाइड बाय 30 लेना होता है, बिकॉज इनको वो हॉलीडेज का बेनिफिट मिलता नहीं है, ठीक है. और कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ही ले सकते हैं, वो 7 मंथ्स को आप राउंड अप नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये कौन सा पर्सन है? कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है कि नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है, वो पहले हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन किधर है? ओके, दिस सेज मिस्टर मंथन इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट. अगर वो नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है तो उसके केस में आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कहाँ है? Okay, if the person is not covered by gratuity act, क्या? ठीक है, मैं एक वर्ड ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डैमेज टाइप लग रहा है मुझे. ओके, नॉट कवर्ड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले. नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, तो कितना मिलेगा? मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है, मैक्सिमम 10 लाख. एक्चुअल जो उसको मिला है ग्रेचुटी, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा होगा उसको कितना मिला है ग्रेचुटी. मंथन इज नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट एंड पीरियड, उसको सैलरी कितना मिला है ये है. देयर आफ्टर 6 मंथ ऑन रिटायरमेंट ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन बट ग्रेचुटी ऑफ 67,500. तो 67,500 आपकी ग्रेचुटी है, ठीक है. और सैलरी इनटू, क्योंकि नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट है इसलिए मैं 15 डिवाइड बाय 30 लूंगा, अदरवाइज 15 डिवाइड बाय 26 होता है. और यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, सो कंप्लीटेड ईयर्स लेना है. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? योर सैलरी इज, अच्छा, सैलरी का भी बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. Employer for a period of 18 years and 10 months, he was drawing a salary of 5,000 up to September 2020 and thereafter 6,000 per month on retirement, ठीक है. उसके मतलब सितंबर तक के तो उसको सैलरी कितनी मिल रही थी? 5,000 मिल रही थी. देयर आफ्टर उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई और 6,000 हो गई. यहाँ पे हम लोग को सैलरी जो चाहिए, ये आपको क्या चाहिए? एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक है. अब एवरेज सैलरी तो निकालना पड़ेगा, एवरेज सैलरी ऐसे तो नहीं निकलेगी, ठीक है. तो पहले एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं.
यहाँ पे नहीं है। एवरेज सैलरी कौन सी चाहिए आपको? एवरेज सैलरी 10 मंथ्स की चाहिए। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी आपको चाहिए, ठीक है। अब 10 मंथ एवरेज सैलरी आप उसके रिटायरमेंट डेट से पहले की देखेंगे, और उसका रिटायरमेंट जो हुआ है वो कब हुआ है? फरवरी में हुआ है। 28 फरवरी को उसका रिटायरमेंट हुआ है। तो फरवरी के पहले के, मतलब फरवरी से जो 10 मंथ्स पहले के जो उसकी सैलरी है वो आपको काउंट करना है, ठीक है। तो रिटायरमेंट डेट से 10 मंथ्स पहले। तो अगर आपको पूछा जाए कि फरवरी में कितनी सैलरी थी उसकी, तो 6000 थी, क्योंकि सितंबर तक की उसकी सैलरी 5000 थी। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई? 6000, ठीक है। तो अगर आप पीछे पीछे आएंगे तो आपको कितने मंथ्स आपको चाहिए, ठीक है। एक तो आपको चाहिए फरवरी, ठीक है। फिर चाहिए आपको उससे पहले जनवरी, फिर आपको चाहिए दिसंबर, थोड़ा नीचे आता है, हाँ दिसंबर, फिर नवंबर चाहिए, फिर अक्टूबर। ऐसे आपको 10 मंथ्स तक के पीछे जाना है, ठीक है। फिर सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ठीक है। हो रहा है कितना? 10 मंथ्स हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 9 हुआ है, तो मे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी सैलरी देखेंगे तो सितंबर के बाद चेंज हुई है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, यही बोला है ना, अप टू सितंबर उसकी 5000 ही थी, ठीक है। अप टू सितंबर 2020 इट वाज 5000, ठीक है। तो यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर भी 5 है। अप टू सितंबर 5 ही थी। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 6 हो गई। तो एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 5 मंथ्स के लिए 5000 थी, और बाकी के 5 मंथ्स के लिए 6000 थी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो जाती है। एवरेज सैलरी निकालने का तरीका क्या है? आपको 10 से डिवाइड कर देना है, लेकिन पूरी सैलरी को आपको प्लस कर देना पड़ेगा। मतलब 5000 इंटू 5, ये पहले 5 मंथ्स की सैलरी है, प्लस 6000 इंटू 5, ये दूसरे 5 मंथ्स की सैलरी, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे आप 10 से। अभी किसी के पास कैलसी नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आपको लेना है, ओके। लास्ट 10 मंथ्स की आपको एवरेज सैलरी आपको लेना है, ठीक है। और लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी आप कैसे लेंगे? लास्ट 10 मंथ की सैलरी की डिटेल दिया हुआ है कि सितंबर के बाद, मतलब सितंबर तक के 5000 थी, तो फर्स्ट जो उसका 5 मंथ्स था उसकी सैलरी कितनी थी? 5000 थी, और बाकी के 5 मंथ्स उसकी सैलरी कितनी थी? 6000 थी। देख लेना करेक्टली जो है, हम लोगों ने मंथ वाइज हम लोगों ने चेक किया है कि सितंबर तक के 5000 थी, उसके बाद वो 6000 हो गई है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी इसकी कितनी आ जाती है? 5500 आएगी शायद, 5500. 5500 आएगी, ठीक है। तो ये है उसकी एवरेज सैलरी। तो इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो आप 5500 इंटू 15 डिवाइड बाय 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितने हैं? सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, बिकॉज ये बंदा कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट नहीं है, तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ही लेना है, राउंड अप राउंड डाउन नहीं कर देना है गलती से भी। एम्प्लॉय ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट लाइन में दिया है, मिस्टर मंथन इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, रिटायर्स ऑन 28 फरवरी 2021 आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। अब इसको 19 मत कर देना, क्योंकि ये नॉट कवर्ड में आता है, ठीक है। अगर ये कवर्ड में आता तो आप इसको 19 कर सकते थे, नॉट कवर्ड है इसलिए आप इसको क्या करेंगे? 18 ही करेंगे,
ठीक है, अब इसको काउंट करो, 5500 इंटू 15 डिवाइड बाय 30 इंटू 18, कितना आ रहा है? 27,000 आ रहा है क्या? देखो मैं कैलकुलेट करूँ क्या? $2,750. नहीं, इतना कम तो नहीं आएगा। $49,500 देखो। ओके, हाजरा करेक्ट है। तुम्हारा आया क्या आंसर? 5,500 इंटू 15 डिवाइड बाय 30 इंटू 28। एवरेज सैलरी है 5,500 इंटू 15 डिवाइड बाय 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स दैट इज 18 ईयर्स, तो आपका 49,500 आएगा। ठीक है, ओके, ये 1 मिनट में बंद होने वाला है। आज मैंने पेड वर्जन से लॉगिन नहीं किया था, तो इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, रिजॉइन करेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीव करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। स्टॉप शेयरिंग। फंक्शन ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग और आप रिजॉइन करो। Okay, so we will continue in the sense we have already calculate the gratuity. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। Okay, if the person is not covered by gratuity act, then maximum gratuity that is allowed as reduction is 10 lakh. Actual as per question आपको लेना है, और एवरेज सैलरी का 15 डिवाइड बाय 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, एनी डाउट? इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो आपका ग्रेचुटी का डिडक्शन होगा। ठीक है, सिंस लोअर अमाउंट इज 49,500, allowed deduction on account of gratuity will be 49,500. ठीक है, ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी का। Okay, now look at the question. It says ke he was drawing a salary of rupees 5,000 up to September, और उसके बाद 6,000 पर मंथ हो गया। ऑन रिटायरमेंट ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन बट ग्रेचुटी 67,500. कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी in the case for the assessment year 21-22 on the assumption that he paid 2,200 as profession tax. तो उसने प्रोफेशन टैक्स भी पे किया है, ये एज्यूम करके आपको क्या करना है, इसको
कैलकुलेट करना है। उसको कोई पेंशन नहीं है तो आपको टेंशन भी नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ उसकी सैलरी लेना है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब 28 फरवरी तक की, ठीक है। 28 फरवरी तक के आपको क्या करना है, उसकी सैलरी काउंट करना है, ओके। जिसमें से हम लोग ने ऑलरेडी रफ वर्क हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था उसकी बेसिक सैलरी का, ठीक है। बेसिक सैलरी यहाँ पे हम लोग अप टू फरवरी पहले काउंट कर लेते हैं, अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसका रिटायरमेंट हो गया है। और फिर अप्रैल टू सितंबर, या तो आप उल्टा भी ऐसे कर सकते हैं, पहले अप्रैल टू सितंबर और फिर अक्टूबर टू फरवरी, ठीक है। अक्टूबर से फरवरी तक की उसकी सैलरी कितनी थी, 6000 थी, इंटू 5, तो इट कम्स टू 6000 इंटू 5, ठीक है। और अप टू सितंबर उसकी सैलरी कितनी थी, 5000 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि आप अप्रैल से अगर काउंट करेंगे उसकी सैलरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले हम लोग को 10 मंथ्स की सैलरी चाहिए थी तो हमने 5 ही लिया था, लेकिन सिंस यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, प्रॉपर हमें जितनी भी उसके अप्रैल से लेके सैलरी हो रही है पूरी चाहिए, ठीक है। सो 5000 इंटू 6, ओके। सो दोनों इक्वल आया कोइंसिडेंटली, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 60,000। उसको और कुछ नहीं मिला है बेसिक सैलरी के अलावा, उसको ग्रेचुटी मिला है। कितना ग्रेचुटी मिला है उसको, 67,500। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसका एग्जामिशन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो एग्जेम्प्ट वर्किंग नोट बना दिया था, ठीक है। कितना एग्जाम्प्ट आया था, 49,500, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे मैंने ले लिया है। सो टैक्सेबल अमाउंट कम्स टू 67,500 माइनस 49,500 कम्स टू 18,000, ठीक है, ओके। देन आपको आपकी टोटल सैलरी मिल जाएगी, इसके अलावा और कुछ अर्न नहीं किया इसने। यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन मिलेगा उसको। कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, स्टैंडर्ड डिडक्शन, Standard deduction, professional tax. स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम इट इज 50,000। पीटी एज पर क्वेश्चन जितना पे किया है उसने उतना ले लेना है। तो ऑन एन एजम्पशन ही पेड 2,200, तो मैंने 2,200 ही ले लिया जो क्वेश्चन में दिया है कि पीटी कितना होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं और एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिटेल भी नहीं दिया हुआ है, तो वैसे भी आप नहीं ले पाएंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, दैट इज 25,800, ये आपका टैक्सेबल हो गया। दी सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर, आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल में सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन खाली ग्रेचुटी का है तो मैं ये भेज देता हूँ, मैं नीचे पेज भी करूंगा तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपके ग्रुप में ये भेज देता हूँ, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन नहीं किया हुआ है, खाली ग्रेचुटी का कैलकुलेशन किया है उसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। एंड इस पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6.8। सो आई थॉट कि आपको बेसिक क्वेश्चन
करवाने का तो मतलब नहीं है ना, कोई मतलब क्या है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई हमने ग्रेचुइटी और पेंशन ही ले लिया, जो कि तुम लोग रेयरली पढ़ लेते हो। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आएंगे इसके ऊपर, आपको इस सेमेस्टर भी आएंगे, तो बी वेरी केयरफुल। इसका कैलकुलेशन एंड ऑल आपको सब उस पे मिल जाएगा, नोट्स में है। सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नहीं है जहाँ तक कि मुझे मालूम है, वहाँ पे सिर्फ ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन है, तो एटलीस्ट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेचुइटी कवर्ड बाय ग्रेचुइटी वाला नहीं लेना है, नॉट कवर्ड बाय लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाला। नीचे ये भी दिया है, कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एजम्पशन लेके भी किया हुआ है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, एवरेज सैलरी वगैरह है और बाकी की सारी चीजें हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो वो सब है। बाकी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन मैंने अलग से आपके ग्रुप में दे दिया है। ठीक है, ओके। 6.9 देखो, यहाँ तक के कोई डाउट है? No, sir. ओके, नाउ कमिंग टू पेंशन, क्योंकि ग्रेचुइटी के बाद जो दूसरा टेंशन होता है वो आपका पेंशन ही होता है। ठीक है, पेंशन के सिर्फ दो ही केस है। ठीक है, या तो फुल वैल्यू का आपको हाफ लेना है, या तो फुल वैल्यू का 1/3 लेना है। ठीक है, हाफ मतलब ज्यादा डिडक्शन आपको मिल रही है, 1/3 मतलब कम है ना। तो हाफ ज्यादा होता है, 1/3 कम होता है, ऐसा सोचना है। तो आपको लगेगा कि हाफ कम होता है, 1/3 ज्यादा होता है, तो दिखने में तो 1/3 ज्यादा दिखता है, लेकिन नीचे है 3, तो हाफ और 1/3 में जो होता है हाफ ही ज्यादा होता है, 0.5। ठीक है, ओके। सो कब कौन सी डिडक्शन लेना है आपको? अगर आपका बंदा ग्रेचुइटी रिसीव करता है तो एक बेनिफिट तो उसको ऑलरेडी मिल गया, तो यहाँ पे बेनिफिट उसको 1/3 का मिलेगा। अगर ग्रेचुइटी वो रिसीव नहीं करता है तो उसको हाफ मिलेगा। दो ही केस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कम्यूटेड पेंशन पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और हम लोग सिर्फ कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहे हैं। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, ये याद रखो, ये दिमाग में बैठा लो आप कि अनकम्यूटेड पेंशन आपका हमेशा टैक्सेबल है। ठीक है, 2 मिनट। ओके, सो दिस इज डन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड है तो आपको सिर्फ 1/3 मिलेगा डिडक्शन फुल कम्यूटेड वैल्यू का। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कम्यूटेड पेंशन, जो लमसम रिसीव होता है। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मुझे मंथली रिसीव नहीं करना है, आपको एक ही साथ में जरूरत पड़ जाती है पैसों की, तो आप क्या बोलते हैं, उसको कम्यूट कर लेते हैं, मतलब एक लमसम अमाउंट रिसीव कर लेते हैं और भूल जाते हैं बाकी का। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, मंथली रिसीव कर सकते हैं। मंथली रिसीव करेंगे तो हमेशा टैक्सेबल होगा। लमसम रिसीव करेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट के केस में दो केसेस आ जाते हैं वापस से, ग्रेचुइटी रिसीव किया है या नहीं। ठीक है, ये दो के या तो रिसीव किया है या तो रिसीव नहीं किया। तो यही दो केस आपको अच्छे से पढ़ना होता है, बाकी बाकी के केसेस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल है, कोई भी टाइप का एम्प्लॉय। अगर आपका कम्यूटेड पेंशन है तो कम्यूटेड पेंशन के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या उसको ग्रेचुइटी मिली है। ठीक है, क्या उसको ग्रेचुइटी मिली है? अगर ग्रेचुइटी मिली है तो आपका सिर्फ 1/3 एग्जाम मिलेगा आपको, और अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो हाफ आपको एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, तो दो केसेस है, और ये दोनों केसेस इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मिस्टर नीलेश रिटायर्स फ्रॉम सूर्या फाउंडेशन ऑन 31 अक्टूबर।
ठीक है, तो 31 अक्टूबर तक के रिटायर हो गया है। ही गेट्स पेंशन ऑफ 2000 पर मंथ अप टू 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, अब वो 31 अक्टूबर 2020 तक के, अभी ये डेट में कुछ प्रॉब्लम है ना, पेंशन उसको कब से मिलना शुरू होगी, रिटायरमेंट डेट के बाद से मिलना शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेट वगैरह की कोई तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना, तो या तो ये आपका 2020 नहीं होगा या तो पेंशन का नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लो ये डेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अक्टूबर को उस रिटायर हुआ था और अक्टूबर तक उसको 2000 पेंशन मिलती थी, तो ये तो गलत हो गई। पेंशन कभी भी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि उसका 31 अक्टूबर 2020 को रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसका रिटायरमेंट उससे पहले ही कभी तो भी हो गया। ठीक है, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को हो गया होगा। ठीक है, 2019 को हो गया होगा तो भी हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईयर है स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या होगा, वो रिटायर्ड होगा। ठीक है, अब वो रिटायर्ड है तो रिटायर्ड के केस में उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलते हैं, अगर हम लोग ये एज्यूम करें कि रिटायर्ड है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन आप ये भी कर सकते हैं, देखो मैं ये इधर पे कंफ्यूज नहीं करते, मैं आपको दो चीजें सिखा देता हूँ। मुझे नहीं मालूम क्वेश्चन में गलती कहाँ पर हुई है, बट फिर भी आपका ईयर है 20, 21, 22 जो है ये असेसमेंट ईयर है आपका, अग्रीड। ठीक है, मतलब जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कौन से पीरियड के लिए आप कर रहे हैं, 2021 के लिए कर रहे हैं, मतलब आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 2021 है, स्टार्ट्स ऑन अप्रैल 2020 और वो एंड होता है मार्च 21 को। ठीक है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के क्या लगे आपको कैलकुलेशन कभी भी करना है। अगर कोई बंदा इस बीच रिटायर होता है, मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि वो बंदा कौन सी डेट को रिटायर हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, अगर मैं इसकी रिटायरमेंट डेट ये ले लूं, मुझे बताओ उसको कब तक के बेसिक सैलरी अलाउंसेस मिलेंगे और उसके बाद उसको क्या मिलेगा, बताओ। 30 सितंबर तक बेसिक और उसके बाद में पेंशन। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, बराबर। तो Yes. आपने क्या एजम्पशन रखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन से मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर उसका रिटायरमेंट 1 अक्टूबर हुआ है तो मुझे एक बात बताओ, 1 अक्टूबर से पहले उसको पेंशन मिल सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, है ना, तो ये जो दिया है ना ये क्वेश्चन में, ये यहाँ पे कुछ गलती दिया हुआ है, डेट वगैरह के साथ में कुछ तो मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। हम लोग जो दिया है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो है हमारे पास वो हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बाकी का हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, तो उसको पेंशन कब मिलेगा, पेंशन 2000 जो है उसका, उसको 31 अक्टूबर के बाद मिलने वाला है। ओके, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम नवंबर, मतलब वही बोल रहा है नवंबर में क्या हुआ, ही गेट 60% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड। तो ये जो 2000 है उसका पेंशन 2000 का 60%, कितना होता है 2000 का 60%? 1200, करेक्ट। 2000 का 60% इज 1200, तो यहाँ लिख देता हूँ 1200 उसने क्या किया है, कम्यूट किया है। कम्यूट का मतलब क्या होता है, वो अब एक साथ रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो 800 क्या हो गया आपका, अनकम्यूटेड पेंशन।
ये क्या है? कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, तो 1 अक्टूबर तक के आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद आपको क्या मिलेगा? या तो कम्यूटेड पेंशन मिलेगा या तो अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा। पेंशन आपको 1 अक्टूबर के बाद मिलेगा। वो बोल रहा है कि आपने 1 नवंबर को, सॉरी 31 अक्टूबर बोला है कि क्या बोला है उसने? 31 अक्टूबर बोला है ना? तो ओके, हाँ, 31 अक्टूबर आपकी क्या है? रिटायरमेंट डेट है। तो नवंबर से उसने क्या कर दिया है? नवंबर से जो उसको पेंशन मिलना था उसने 60% कम्यूट कर लिया। मतलब आपने बोला मुझे 60% क्या चाहिए? एक साथ में चाहिए, लमसम चाहिए, मुझे एक बड़ा अमाउंट दे दो। ठीक है, बाकी का जो 800 बच रहा है वो क्या रहेगा? आपका अनकम्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर के बाद उसको जो पेंशन मिलेगा आप उसको बोलेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। जो मंथली उसको मिलेगा उसको अनकम्यूटेड पेंशन बोला जाता है, एंड इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर फंसती है कम्यूटेड पेंशन के लिए, क्योंकि कम्यूटेड पेंशन का केसेस होता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, फिर अभी उसके आगे केस है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड है तो 1/3, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड है तो हाफ। ठीक है, तो अभी कहाँ पे फॉलो रहा है? ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है इसको? तो क्वेश्चन में अगर आप आगे जाके देखेंगे तो विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2020 ही गेट 60% ऑफ द पेंशन। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि मुझे क्वेश्चन अच्छे से दिखे। Okay, commuted pension 30,000. Prior to October 2020, he used to get 5,000 per month as salary, 3,000 as DA. Determine the amount of taxable salary under the following two circumstances. Gratuity is received, gratuity is not received. तो बताओ, ग्रेचुटी अगर रिसीव होगा तो कितना एग्जेम्प्ट होगा कम्यूटेड पेंशन? 1/3। ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है तो हाफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। एक बार ये एज्यूम करना है कि ग्रेचुटी मिला था, एक बार ये एज्यूम करना है कि ग्रेचुटी नहीं मिला था। ठीक है, ओके। और कम्यूटेड पेंशन उसको कितना मिला है? 30,000 उसको मिला है, ये भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। नीचे सेम फॉर्मेट ले लेते हैं। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आपको आती है वो ग्रेचुटी और पेंशन से रिलेटेड ही आती है। ठीक है, सो ग्रेजुएशन तक के आपने कितना ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर पता नहीं, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, सैलरी में बाकी सारी चीज़ें तो इजी है, तो बताने का क्या मतलब है। 6.9 है ये अपना। ठीक है, पहली बार मैं एज्यूम कर रहा हूँ ग्रेचुटी इज रिसीव, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड है मतलब कितना एग्जेम्प्ट होगा? 1/3। ठीक है, तो उधरी पे मैंने लिख दिया है ताकि वहां से ही क्लियर होना चाहिए कि ग्रेचुटी रिसीव्ड है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होता है पेंशन। तो क्वेश्चन को आप नॉर्मल स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक और डीए के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बेसिक और डीए, तो उसके साथ ही आप स्टार्ट करो। ठीक है, सो बेसिक सैलरी कब तक मिलेगी इसको? बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी उसकी prior to 31st October 2020 he used to get 5,000 as per month as salary. So 5,000 अक्टूबर तक उसको मिलेगी, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दैट मीन्स 7 मंथ्स के लिए। बराबर? एनी डाउट? 7 मंथ्स तक के उसको उसकी बेसिक सैलरी मिलेगी, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो गया। कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद डीए भी है उसका। डीए कितना है? डीए इज 3,000 पर मंथ। अगेन डीए भी उसको तभी तक मिलेगा ठीक है, हो गया। इसके बाद और क्या मिल रहा है उसको? ग्रेचुटी तो मिला है, लेकिन ग्रेचुटी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो छोड़ दो।
अभी बात आती है अनकम्यूटेड पेंशन की। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन कितना बचा उसके पास, 800 ही बचा हुआ है, बाकी उसने कम्यूट कर लिया है। ठीक है, मतलब अक्टूबर तक की उसको सैलरी मिली, अक्टूबर के बाद उसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा, और अक्टूबर के बाद मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब 5 मंथ्स के लिए उसको अनकम्यूटेड पेंशन मिलेगा। ठीक है, 4000 अनकम्यूटेड पेंशन रहेगा। फिर बारी आई किसकी, कम्यूटेड पेंशन की। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कम्यूटेड पेंशन इज 30,000। कितना एग्जाम्प्ट होगा बोलो, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू। ठीक है, अब सर बोलेंगे वन थर्ड तो समझ में आ गया, ये फुल वैल्यू क्या है? फुल वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 30,000, ये फुल नहीं है। ठीक है, फुल वैल्यू कितनी होगी? फुल वैल्यू मतलब 100 डिवाइड बाय 60, ये उसकी फुल वैल्यू होगी। कितनी फुल वैल्यू होगी उसकी? 5,000, 50,000 सॉरी। कैसे निकाला मैंने? मैंने परसेंटेज को उल्टा कर दिया। 60% दिया था ना कम्यूटेड, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 100 डिवाइड बाय 60 कर दिया। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 50,000। 50,000 ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, फुल वैल्यू। ठीक है, फुल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना? अगर आपको कम्यूटेशन का परसेंटेज दिया है तो उसको उल्टा कर दो, 60% कैलकुलेट मत करो, 100 डिवाइड बाय 60 करो, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 60 कर दो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 डिवाइड बाय 3, पॉइंट में आंसर आएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 16,667। ठीक है, ये मैंने इसको राउंड अप कर दिया है, और टैक्सेबल अमाउंट जो है इतना टैक्सेबल हो गया है। अब आप कैलकुलेट कर लो आपकी टोटल सैलरी, और उसमें से डिडक्शंस आप दे दो। दिस इज योर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, डिडक्शन मिलेगी इसको, हर एम्प्लॉय की तरह इसको भी डिडक्शन मिलेगी ऑन अकाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड पीटी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता चल गया होगा अब तक कि इट इज 50,000, और पीटी इट इज एज पर क्वेश्चन, तो नहीं दिया है तो मैं पीटी नहीं ले रहा, मतलब इसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा इसको, 50,000 का, तो इसकी नेट सैलरी कितनी हो जाएगी, ग्रॉस माइनस डिडक्शन, दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ध्यान कहाँ पे देना है आपको, ध्यान यहाँ पर देना है। कितना एग्जेम्प्ट है, इट इज वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू। ठीक है, वन थर्ड ऑफ फुल वैल्यू इज एग्जेम्प्ट। फुल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आपको दिए पेंशन की उसको रिवर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज के साथ में। ठीक है, इफ इट इज 60% तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 60, 40 है तो 100 डिवाइड बाय 40, जो भी है, जो परसेंटेज आपको कम्यूटेशन का दिया है उसको क्या करेंगे आप, उसको रिवर्स कर देंगे, आपको मिल जाएगा फुल वैल्यू, फुल वैल्यू का वन थर्ड। ठीक है, अब ये क्या एज्यूम किया था आप लोगों ने, ये एज्यूम किया था कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड है। अब अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, तो ये चेंज हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा।
है ना, बाकी सारी चीजें, इसका टोटल 5000 आएगा, फिर ये टोटल में 65,000 हो जाएगा, फिर ये 50,000 निकलने के बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पर ही चेंज होगा। ग्रेचुइटी रिसीव्ड है तो 1/3, नॉट रिसीव्ड है तो हाफ, दो एज्यूम करने बोला था। दोनों सोल्यूशन आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो, दिस इज फॉर ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड था तो हाफ ले लिया, और तो है ना काम है। अभी इसको मैं सही करता हूँ, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये नोट्स में 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं है तो आप मुझे एक देना पड़ेगा अदरवाइज। अच्छा, व्हेन ग्रेचुइटी रिसीव्ड 6.9, और फिर देखो व्हेन ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, 2 सॉल्यूशन है आपके पास। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे उन्होंने 16,667 लिया है व्हेन इट इज रिसीव्ड, व्हेन इट इज नॉट रिसीव्ड उन्होंने 25,000 लिया। तो दो तरह से आपको सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा, और दोनों जगह अलग अलग अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, डिपेंड करता है कि उसको ग्रेचुइटी मिली थी या फिर नहीं मिली थी, ठीक है। सो दूसरे भी लेक्चर में अगर सेम ही बंदे हैं तो मैं इसका अटेंडेंस नहीं लूंगा। एंड दिस इज इट, मतलब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पार्ट, ठीक है। सो मैंने वापस से वही नहीं बताया जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा, तो जो न्यू होगा आपको पता चला होगा कि इतना इजी नहीं है। ग्रेचुइटी पेंशन से रिलेटेड आपको कैलकुलेशंस आएंगे एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो ऐसे हो, आपको दोनों ही केसेस में आपको आएंगे, ठीक है। अभी आप ग्रेजुएशन में तो नहीं हो, तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। टैक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे छोड़ दिया था तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अब सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, ये ओप्पो A71 कौन है, नाम क्या है? ओप्पो A71 का नाम क्या है? अटेंडेंस कैसे लगेगी बंदे को? चैट बॉक्स में डालो अपना नाम, ओप्पो A71। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर